Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about a very important topic on surveying, that is प्लेन टेबल सर्वे। सर्वेइंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग प्लेन टेबल सर्वे के नाम से जानते हैं। इसमें सारा टॉपिक को कवर किया जाएगा। सारे टॉपिक को मतलब प्लेन टेबल होता क्या है, इसके प्रिंसिपल, इसमें कौन कौन से एक्सेसरी यूज होते हैं, उसमें एरर कौन से हैं, इसके मेथड कौन से हैं और मेथड को कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ में तो सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। सारा चीज़ एक ही वीडियो में आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले प्लेन टेबल होता क्या है। प्लेन टेबल के बारे में कुछ इसके सिलेबस है जो हम लोग कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंट, सेटिंग अप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज वगैरह, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे प्लेन टेबल ये होता क्या है। प्लेन टेबल सर्वे इज़ ए ग्राफिकल मेथड। प्लेन टेबल सर्वे इज़ ए ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच द फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली। मतलब जब फील्ड में हमको प्लॉटिंग और ऑब्जर्वेशन दोनों एक साथ, मतलब रीडिंग देखें और उसी समय प्लॉट करना हो, ठीक है, तब हम लोग किसका यूटिलाइज करते हैं, प्लेन टेबल का। जबकि बाकी लेवलिंग के किसी भी मेथड में ऐसा यूज नहीं किया जाता। रीडिंग पहले लेते हैं, उसके बाद आकर के डेटा हम लोग लैब में या ऑफिस में बैठ के उसको डेटा को फिर से रीयूज करते हैं, जिस कलेक्शन के लिए, जिस डायग्राम के लिए डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है। लेकिन प्लेन टेबल एकमात्र ऐसा मेथड है जिसमें ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों साथ साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ सिंपल एंड चीपर देन थियोडोलाइट सर्वे। यह थियोडोलाइट सर्वे के रिस्पेक्ट में वह सिंपल और चीपर भी होता है। इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप के लिए ये ज़्यादा सूटेबल होता है। द प्लान इज ड्रॉन बाय सर्वेयर इन द फील्ड वाइल द एरिया टू बी सर्वेड इज बिफोर हिज आइज, देयरफॉर देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिटिंग द नेसेसरी मेजरमेंट। मतलब प्लॉट करने से पहले खुद के आँखों से पहले तो उसे सर्वेड कर लिया जाता है, देख लिया जाता है, तो जिसके वजह से गलती यहाँ पर बहुत कम होती है, गलती होने के चांसेस कम रहती है। लेकिन मोर एक्यूरेट नहीं कह रहे हैं हम, मोर एक्यूरेसी ये नहीं हमने कहा। यह एरिया को अपनी आंखों से सर्वेयर जो है फील्ड में देख लेता है और उसके साथ ही उसको प्लॉट करते जाता है, इसलिए गलती होने की चांसेस यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती है। एक्यूरेसी ज़्यादा होगा कि नहीं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अगला टॉपिक है, इसके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज करते हैं। द प्लेन टेबल में इंस्ट्रूमेंट जो है यूज होने वाले, आपको प्लेन टेबल स्वयं रहेगा, जिसका साइज 75 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर का होता है। दूसरा ट्राइपॉड, तीसरा एलिडेड, और भी इसके इंस्ट्रूमेंट हैं। देखिए टोटल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। उसके बाद है ट्रफ कंपास, स्पिरिट लेवल, यू फॉर्क विथ प्लम बॉब, वाटर प्रूफ कवर, ड्राइंग पेपर, पिन्स एंड ड्राइंग एक्सेसरीज। इसके अलावा 3 इंस्ट्रूमेंट वहाँ देखे कौन कौन, प्लेन टेबल खुद थे, ट्राइपॉड स्टैंड था, और आपके जो एक्सेसरीज के पार्ट्स थे। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्लेन टेबल, प्लेन टेबल जो होता है एक वेल सीजन वुड का होता है। वेल सीजन लकड़ी का बनाया हुआ होता है, जिसका अपर सरफेस जो होता है एग्जैक्टली प्लेन होता है। ठीक है, प्लेन टेबल नाम ही है तो एग्जैक्टली वो प्लेन होगा। इट इज़ नॉर्मली रेक्टेंगल इन शेप, रेक्टेंगुलर होता है, जिसका साइज 75 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि प्लेन टेबल का साइज क्या होता है। अगर mm में दिया होगा तो कितना हो जाएगा, 750 mm इंटू 600 mm। ठीक है, तो ये mm में साइज हो जाएगा। It is mounted on a tripod. It is mounted on a tripod and clamps are provided to fix it in any direction. यह ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर फिक्स रहता है और जिससे हेल्प से हम किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव करा सकते हैं। द टेबल कैन रिवॉल्व अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस एंड कैन क्लैम्प्ड इन एनी पोजिशन व्हेन नेसेसरी। टेबल को जब ज़रूरत हो तो किसी भी डायरेक्शन में हम उसे मूव करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ये प्लेन टेबल है। ये प्लेन टेबल में इसका जो साइज होता है, हमने साइज जो आपको बताया कि ये इसका साइज 75 सेंटीमीटर का और ये आ गया 60 सेंटीमीटर का। अगर mm में बात करें तो 600 हो जाएगा, ये 750 हो जाएगा mm में बात करें तो। नेक्स्ट है ये ट्राइपॉड स्टैंड।
ये जो ट्राइपॉड स्टैंड देख रहे हैं, इस ट्राइपॉड स्टैंड में 3 फुट स्क्रू लगे होते हैं। कहाँ कहाँ फुट स्क्रू होगा, देखिए यहाँ पर ट्राइपॉड स्टैंड में 1 फुट स्क्रू, दूसरा फुट स्क्रू और तीसरा फुट स्क्रू लेग के इस साइड में, जिसके हेल्प से हम इसे अपने हाइट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ये प्लेन टेबल जो है इस तरह से माउंटेड रहता है ट्राइपॉड स्टैंड पर। ट्राइपॉड स्टैंड के और भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसका जो हाइट होता है जनरली 1 मीटर के अबाउट में इसका हाइट रहता है। द प्लेन टेबल इज माउंटेड ऑन ए ट्राइपॉड। द ट्राइपॉड इज जनरली ऑफ ओपन फ्रेम टाइप, कंबाइंड रिजिडिटी विथ लाइटनेस, मतलब वेट में हल्का होगा लेकिन रिजिड होगा। जो उसके साथ फिक्स होने वाला प्लेन टेबल है उसको रिजिडली फिक्स करता है। द ट्राइपॉड मे बी एज्यूम टू फोल्ड फॉर कन्वीनियंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो इसलिए ट्राइपॉड स्टैंड को हम लोग अपने ज़रूरत के अनुसार फोल्ड कर सकते हैं और अनफोल्ड भी कर सकते हैं। ट्राइपॉड इज प्रोवाइडेड विथ फ्री फुट स्क्रू एट इट्स टॉप फॉर लेवलिंग ऑफ प्लेन टेबल, ठीक है। ट्राइपॉड जो है 3 फुट स्क्रू के साथ में अवेलेबल रहता है, जिसके हेल्प से हम प्लेन टेबल को अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट उसे सेट कर सकते हैं। देखिए ये हो गया प्लेन टेबल का ट्राइपॉड। ये भी एक तरह का ट्राइपॉड है जो प्लेन टेबल में यूज होता है। अब तो चेंजेज आ गए, ये पहले ज़माने का, मतलब कि आज से 10 साल पहले, अगर 8 साल पहले की बात करें तो इस तरह का प्लेन टेबल का स्टैंड जो है यूज होता था। आज भी पुराने कॉलेज में, जो कि सरकारी कॉलेज हैं, तो आज भी वहाँ पर ये वुडन स्टैंड होता है, लकड़ी का स्टैंड होता है, तो वहाँ पर आज भी ये यूज होते हैं, ठीक है। तो अब तो चेंज हो गया, अब सब स्टील का जो स्टैंड आता है लोहे का वो यूज होने लगा, ठीक है। उसके बाद है एलिडेड स्टैंड। के बाद में एलिडेड जो है 2 तरह के, टोटल 2 तरह के एलिडेड आपको देखने को मिलेंगे। पहला सिंपल एलिडेड और दूसरा टेलीस्कोपिक एलिडेड। एलिडेड का मतलब क्या होता है कि एलिडेड आपको इसमें 2 नैरो स्लिट बने होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट वेन के लिए और एक होता है आई वेन के लिए। अगर एलिडेड में सिंपल है, मतलब इसमें कोई टेलीस्कोप नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर आपको स्केल का ग्रेजुएशंस दिखेगा एक तरफ और दूसरे तरफ स्ट्रेट लाइन रहेगा। यह वुडन का भी होता है और आयरन का भी होता है, स्टील का भी होता है, तो उसको कहेंगे सिंपल, और जिसमें टेलीस्कोपिक लगा होगा उसको कहेंगे टेलीस्कोपिक एलिडेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल एलिडेड। और देखिए टेलीस्कोपिक कैसा होता है, टेलीस्कोपिक का डायग्राम एक बार देख लेते हैं। देखिए ये हो गया टेलीस्कोपिक एलिडेड। अब बात करते हैं तो सिंपल एलिडेड होता क्या है। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी वर्क। ये ऑर्डिनरी वर्क के लिए यूज करते हैं। इट इज़ जनरली कंसिस्ट ऑफ ए गन मेटल और वुडन रूल विथ वर्टिकल वेन एट इंड्स। इसके इंड पर, किनारे पर जो होते हैं वर्टिकल वेन्स होते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। द आई वेन इज प्रोवाइडेड, और इसके जस्ट सामने दूसरे इंड पर आई वेन होता है, इज प्रोवाइडेड विथ ए नैरो स्लिट while the object vein is open and carries a horsehair. both the slits thus provide a definite line of sight which can be made to pass through the object of sighted। मतलब क्या हुआ, करते क्या है इसमें, ठीक है। देखिए ये आपका एलिडेड है, जो ये एलिडेड के साथ में हम लोग करते क्या हैं, प्लेन टेबल पर एलिडेड को फिक्स करने के बाद एक तरफ आई वेन और दूसरे तरफ में ऑब्जेक्ट वेन होता है। यहाँ से एक साइड से हम लोग, इसमें तो दोनों ही आपको दे दिया है, देखिए एक यहाँ पर नैरो स्लिट है और यहाँ पर इसमें हॉर्स हेयर है। तो जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट वेन आई वेन होता है, ये आई वेन है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो इसमें एक हॉर्स हेयर लगा होता है, इसमें हॉर्स हेयर होता है, उसके हेल्प से हमें ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करना होता है। मतलब आगे कोई रेंजिंग रॉड होगा, ये हॉर्स हेयर के मदद से यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखना शुरू करेंगे, और इसमें इस नैरो स्लिट के हेल्प से इस रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट करेंगे। इसमें लगा हुआ हॉर्स हेयर इस रेंजिंग रॉड को टोटली ओवरलैप करे, ढके, वही हमारा ओरिएंटेशन होता है, वही उसको बाइसेक्टिंग होता है, ठीक है। तो ये होता है सिंपल एलिडेड का काम। अब बात करते हैं कि टेलीस्कोपिक एलिडेड का। टेलीस्कोपिक एलिडेड का काम क्या होता है। द टेलीस्कोपिक एलिडेड इज़ यूज्ड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू टेक इंक्लाइंड साइड। जब इंक्लाइंड साइड की बात आए, यानी कि सीधा अगर रहेगा तो सिंपल से हम लोग कर लेंगे। अगर इंक्लाइंड हो, किसी अगर माउंटेन पर कोई स्टेशन बनाया गया है और उसका हमें वहाँ पर अगर बाइसेक्टिंग करना हो ऑब्जेक्ट का, तो उस समय टेलीस्कोपिक एलिडेड की ज़रूरत पड़ेगी।
It is essentially consist of a small telescope with a level tube and graduated arc mounted on horizontal axis। ठीक है, ये एक स्मॉल टेलीस्कोप के साथ में आता है, उस पर लेवल ट्यूब भी लगे रहते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में उसे माउंटेड रहते हैं। ठीक है, इट गिव्स हायर एक्यूरेसी एंड मोर रेंज ऑफ साइट। या हायर एक्यूरेसी और ज़्यादा रेंज ऑफ साइट यहाँ पर मौजूद होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें टेलीस्कोप लगा रहेगा तो इसका रेंज ऑफ साइट जो होगा ये ज़्यादा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये इसका टेलीस्कोप है, इसमें लेवल ट्यूब भी रहता है और यहाँ पर इसका ग्रेजुएशन एंगल भी है, कितने एंगल पर आप ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो भी चीज़ लगा रहता है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं टेलीस्कोपिक एलिडेट का। ये दूसरा इमेज है टेलीस्कोपिक एलिडेट का जो कि कुछ हाइट पर होता है। ठीक है, अगला है एक्सेसरीज में ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास का मतलब क्या हुआ कि एक कंपास होता है जिसमें एक छोटा सा कंपास होता है जिसमें मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। ये मैग्नेटिक नीडल बताता है नॉर्थ से 10 डिग्री और नॉर्थ से लेफ्ट में 10 डिग्री और राइट में 10 डिग्री का वहाँ पर ग्रेजुएशंस बने होते हैं। 5 डिग्री 10 डिग्री का ऐसा ग्रेजुएशंस बने होते हैं। तो उसका काम होता है नॉर्थ को मेंशन करने के लिए कि नॉर्थ डायरेक्शन आपके टेबल पर है कहाँ, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। द ट्रफ कंपास इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग द लाइन शोविंग मैग्नेटिक मेरिडियन ऑन पेपर। इट इज़ यूज टू ओरिएंट द टेबल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन को ओरिएंट करने के लिए यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस ट्रफ कंपास का यूज किया जाता है। व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड नीडल shows 0 degree at each end, a line is drawn on drawing paper which represent the magnetic north। जब मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो ईच इंड पर, प्रत्येक इंड पर वो 0 डिग्री शो करता है और जहाँ 0 डिग्री शो करेगा वहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक नॉर्थ को। तो वहाँ पर हम लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। वही काम हमारा ट्रफ कंपास से होता है। तो जहाँ पर नॉर्थ डिग्री शो करता है, नॉर्थ 0 डिग्री जहाँ पर आए वहाँ पर हम उस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, यह बताने के लिए यहाँ पर ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, देखिए ये इसका इमेज है ट्रफ कंपास का। ट्रफ कंपास का यहाँ पर इमेज है, पहला इमेज आपको कुछ ऐसा है, ट्रफ कंपास भी आता है और कुछ इस तरह का भी ट्रफ कंपास आपको दिखता है। जनरली आज के डेट में यही वाला ट्रफ कंपास यूज होता है, ये इस टाइप का। ठीक है, तो 10 डिग्री इसके लेफ्ट साइड में, 10 डिग्री राइट साइड में ग्रेजुएशंस रहते हैं। यहाँ भी ये सेंटर पॉइंट है 0 डिग्री का, यहाँ भी 10 डिग्री का और यहाँ भी 5-10 डिग्री का यहाँ पर भी वेरिएशन रहता है। ठीक है, बात करते हैं स्पिरिट लेवल का। नेक्स्ट है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल में, स्पिरिट लेवल का काम क्या होता है कि एक बबल ट्यूब होता है। ठीक है, लेवल ट्यूब होता है जिसके हेल्प से हम लोग प्लेन टेबल का लेवलिंग करते हैं। ए स्पिरिट लेवल इज यूज टू असेंटनिंग इफ टेबल इज प्रॉपरली लेवल। टेबल प्रॉपरली लेवल होगा तो उसे असर्टेन करेंगे, मतलब उसे चेक करेंगे कि टेबल हमारा लेवल में है कि नहीं है। The table is leveled by placing the level on board in two position at right angle and getting the bubble central in both position। मतलब जैसे ही आपका टेबल है, यह टेबल है, तो इस ट्रफ कंपास को, सॉरी ये स्पिरिट लेवल को, जो स्पिरिट लेवल यहाँ पर देख रहे हैं, इस स्पिरिट लेवल को एक बार इस डायरेक्शन में रख के चेक करेंगे कि बबल इसका सेंटर में है कि नहीं, और एक बार इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख के चेक करेंगे कि बबल हमारा दोनों ही डायरेक्शन में सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी एक डायरेक्शन में नहीं, दोनों डायरेक्शन में रख के चेक करेंगे। ठीक है, तो ये होता है इसका स्पिरिट लेवल और इसका काम क्या होता है, प्लेन टेबल को लेवल करने के लिए। देखिए ये भी एक टाइप का स्पिरिट लेवल है। तो प्लेन टेबल पर एक बार इसको डायरेक्शन कैसे रखेंगे, एक बार अगर इस डायरेक्शन में रखें तो दूसरी बार इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में रख के चेक करेंगे। दोनों ही डायरेक्शन में बबल को सेंटर में होना जरूरी है। नेक्स्ट है यू फॉर्क विथ प्लम बॉब। यू फॉर्क का मतलब क्या हुआ कि एक यू शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका काम होता है ग्राउंड के पॉइंट को प्लेन टेबल पर ट्रांसफ़र करना। ठीक है, ग्राउंड का जो पॉइंट है उस ग्राउंड के पॉइंट को प्लेन टेबल पे ट्रांसफ़र करना यू फोर का काम होता है। ठीक है, यू फोर विथ प्लम बॉब इज़ यूज टू सेंटरिंग द टेबल, और इसका काम क्या होता है, प्लेन टेबल को सेंटरिंग करने में। ओवर द पॉइंट और स्टेशन ऑक्युपाइड बाई द प्लेन टेबल व्हेन द प्लॉटेड पोजिशन ऑफ दैट पॉइंट इज ऑलरेडी ऑन शीट पर ऑलरेडी प्लॉटेड पोजीशन हो और उसका हमें सेंटरिंग करना हो। मतलब हमने दो बात कह दिया, पहला कहा कि किसी ग्राउंड के पॉइंट को टेबल पे शिफ्ट करना हो, चाहे टेबल का पॉइंट ऑलरेडी प्लॉटेड है उसको ग्राउंड पे शिफ्ट करना हो,
उसके लिए भी क्या यूज करेंगे, तो यू फॉर्क का यूज इस्तेमाल करेंगे। ऑल्सो इन द बिगिनिंग ऑफ वर्क इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग द ग्राउंड पॉइंट ऑन द शीट। देखिए यहाँ पर मेंशन किया इस लाइन को कि काम के शुरुआत में ग्राउंड पॉइंट को हमें शीट पर ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए भी यू फॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये हो गया यू फॉर्क। आपका यू फॉर्क कुछ इस तरह का दिखता है। ये प्लेन टेबल है, ठीक है, ये प्लेन टेबल है। इसमें लगा हुआ ये यू फॉर्क, इसमें लगेगा प्लम बॉब, और यहाँ पर जहाँ सेंटर रहेगा यही पॉइंट आपको प्लेन टेबल के ऊपर में यहाँ दिखाएगा कि प्लेन टेबल पर यही ग्राउंड वाला पॉइंट, ये बिल्कुल इससे सामने सामने होता है, ठीक है, प्लम बॉब के जस्ट ये आमने सामने होता है। और ये आपका प्लम बॉब कुछ इस तरह का प्लम बॉब होता है। ये प्लम बॉब है, ये प्लम बॉब है, ठीक है। नेक्स्ट है कवर, वाटरप्रूफ कवर। तो एक अम्ब्रेला यूज करते हैं वाटरप्रूफ कवर के लिए। ये ड्राइंग शीट है, ड्राइंग शीट जो आपको टेबल पे यूज करना है, और इसको प्रोटेक्ट करता है रेन से। कौन, ये अम्ब्रेला। इसका मतलब ये नहीं कि तेज़ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, उसमें हम लोग बचेंगे इस अम्ब्रेला के हेल्प से, ऐसा नहीं करते हैं। हल्की बारिश जैसे काम कर रहे हैं और हल्की बारिश 2 मिनट 5 मिनट के लिए हल्की सी बारिश आ गई है, तो उतने के लिए हम टेबल को सेटिंग हटाएंगे नहीं, अम्ब्रेला का यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर बारिश जैसे तेज़ होने लगेगी फिर हम सारा सेटिंग वहाँ से हटा सकते हैं। तो कुछ देर तक बचने के लिए हम लोग अम्ब्रेला का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बारिश कितनी भी तेज़ होती रहे और हम लोग प्लेन टेबल सर्वे करते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसमें शीट खराब हो जाती है, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज में भी आता है, हम लोग बात करेंगे आगे डिसएडवांटेज के लिए। और ये है आपका ड्राइंग शीट, जो ड्राइंग शीट आपका यूज होता है प्लेन टेबल में। तो ड्राइंग शीट बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है, ताकि टेबल पर फिट हो, और टेबल के साइज़ से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, टेबल के साइज़ से छोटा ही होना चाहिए ड्राइंग शीट, ताकि टेबल के बाहर रहेगा तो हमें प्लॉटिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है प्लेन टेबल का। एडवांटेज में देखिए क्या है, इट इज़ सिंपल एंड चीपर, ठीक है, यह साधारण और सस्ता होता है थियोडोलाइट के रिस्पेक्ट में। इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप। अगर छोटे लेवल पर काम करना हो तो इसको स्मॉल स्केल मैप के लिए मोस्ट सुटेबल होता है। कोई ज़्यादा ग्रेट स्किल की रिक्वायर्ड नहीं होती है टू प्रोड्यूस द सेटिस्फैक्ट्री मैप, एंड वर्क में बी इंटरेस्टेड टू ए सबऑर्डिनेट। मतलब जिस डिपार्टमेंट के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको जो रिपोर्ट आपको बना करके सौंपना होता है, ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा ग्रेट स्किल की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल भी अगर अपने सीखा हुआ है कॉलेज लेवल पर तो काम करके आप उसे सौंप सकते हैं, दे सकते हैं। इट इज़ यूजफुल इन मैग्नेटिक एरियाज वेयर कंपास में नॉट बी यूज्ड। यह मैग्नेटिक एरिया में यूज किया जाता है जहाँ पर कंपास का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपास यूज करेंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन आएगा, लोकल एट्रैक्शन हो जाएंगे, तो वहाँ पर रीडिंग आपका सही नहीं आएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक एरियाज में इसका इस्तेमाल करना लाभदायक होता है। द मिस्टेक इन राइटिंग फील्ड बुक्स आर एलिमिनेटेड। जो फील्ड बुक में रीडिंग हम लोग लेते हैं, जैसे लेवल बुक हो गया, उसमें रीडिंग लेते हैं तो उसमें मिस्टेक का चांसेज यहाँ पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग दोनों साथ साथ होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज के पॉइंट्स थे। अब देखते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज में क्या क्या, यानी कि इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो इट इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर वेरी एक्यूरेट वर्क। मैंने कहा था ना, वेरी एक्यूरेट वर्क के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट सूटेबल इन मानसून। मानसून में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तेज़ बारिश हो रही है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इट इज़ एसेंशियली ए ट्रॉपिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ट्रॉपिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए एसेंशियली है। ड्यू टू हेवीनेस, ज़्यादा भारी होने के वजह से, प्लेन टेबल भारी होने की वजह से इट इज़ इनकन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट करने में आसानी नहीं होती है। सिंस देयर आर सो मैनी एक्सेसरीज, चूँकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सेसरीज होते हैं, ट्रप कंपास, यू फॉर्क, प्लम बॉब, ठीक है, स्प्लिट लेवल, उसके बाद एलिडेड, सो मैनी एक्सेसरीज होने के वजह से देयर इज लाइकहुड ऑफ देम बीइंग लॉस्ट, उसे खोने का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक है, सामान खो जाने का खतरा यहाँ पर ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेसरीज ज़्यादा होने की वजह से, विथ रिस्पेक्ट टू लेवलिंग और कंपास सर्वे, ठीक है। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं इसका प्रिंसिपल के बारे में, कौन कौन से इसके प्रिंसिपल हैं प्लेन टेबल के। प्लेन टेबल के प्रिंसिपल में, प्लेन टेबल का जो प्रिंसिपल है वो पैरेललिज्म होता है, पैरेललिज्म पर बेस्ड होता है प्लेन टेबल। मतलब क्या हुआ पैरेललिज्म का, कि मतलब कोई भी प्लेन टेबल में आप सर्वे कर रहे हैं
तो सारे जो रेज होंगे वो सभी स्टेशन से पास करेंगे। जैसे कोई रेज यहाँ पर आपने प्लेन टेबल सेंटर में रखे हैं और यहाँ पर जो भी स्टेशन होगा तो सभी स्टेशन से रेज को पास करना होगा और लाइंस पैरेलल के फॉर्म में ही वहाँ से जनरेट होते हैं। तो पैरेललिज्म पर ये वर्क करता है, ठीक है। ऑल रेज ड्रॉन थ्रू वेरियस डिटेल्स थ्रू पास शुड पास थ्रू द सर्वे स्टेशन। सर्वे स्टेशन से वो पास होते हैं सभी रेज वेरियस डिटेल्स के साथ में, ठीक है। द पोजिशन ऑफ प्लेन टेबल एट ईच स्टेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। सभी स्टेशन पर प्लेन टेबल का पोजीशन आइडेंटिकल होना चाहिए। दैट इज एट ईच सर्वे स्टेशन द प्लेन टेबल मस्ट बी ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ। यानी कि सभी स्टेशन पर प्लेन टेबल जो है मैग्नेटिक नॉर्थ के डायरेक्शन में ओरिएंटेड होना चाहिए। अब ओरिएंटेशन क्या होता है हम लोग बात करते हैं आगे। प्लेन टेबल का सेटिंग कैसे करेंगे, यानी कि उसका परमानेंट और टेम्प्रोरी जो सेटिंग होता है वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए 3 प्रोसेस होते हैं। 3 प्रोसेस का मतलब पहले लेबलिंग, फिर सेंटरिंग, फिर ओरिएंटेशन करेंगे, ठीक है। हालांकि अगर आप डंपी लेवल में और कंपास की बात करें तो उसका जो टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट होता है, सबसे पहले वहाँ सेंटरिंग होता है, तब लेबलिंग होता है, उसके बाद फोकसिंग होता है। लेकिन प्लेन टेबल में उल्टा होता है, पहले लेबलिंग होगा, ध्यान रख लेंगे इस चीज़ को, पहले लेबलिंग होगा, फिर सेंटरिंग होगा, उसके बाद ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। वहाँ फोकसिंग होता है, यहाँ पर ओरिएंटेशन होता है। तीनों की बात करेंगे क्या होता है। देखिए लेवलिंग का मतलब हुआ कि लेवलिंग हम लोग किससे करते हैं, स्पिरिट लेवल के हेल्प से। स्पिरिट लेवल को एक बार इसके हम लोग इस डायरेक्शन में रखेंगे, एक बार इसके जस्ट परपेंडिकुलर में रखेंगे, ठीक है। तो ये तो दोनों का सेट है एक साथ, तो एक बार इसको इस डायरेक्शन में रखा है और एक बार इसके जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेगा। तो जैसे दोनों ही केस में क्या होना चाहिए, ये बबल ट्यूब जो है, बबल जो है ये सेंटर में आने चाहिए, बबल को सेंटर में होना चाहिए। ये इस तरह से लेवलिंग को हम लोग चेक करते हैं प्लेन टेबल में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, लेवलिंग हो जाने के बाद इसका सेंटरिंग। अभी लेवलिंग के बारे में कि 1 मीटर के हाइट पर जनरली हम लोग अपने हाइट के अनुसार एडजस्ट करते हैं टेबल को, और उसके जो लेग है ट्राइपॉड का लेग, उसके स्क्रू के हेल्प से उससे हम लोग एडजस्ट करते हैं। और ये जनरली 1 मीटर के अबाउट में होता है हाइट, जिससे हम लोग वर्क करने में आसानी होता है। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, द टेबल शुड बी so placed over the station on the ground that the point plotted on sheet corresponding to the station occupied should be exactly over the station on ground। मतलब इस तरह से टेबल को प्लेस करना है, टेबल को इस तरह से प्लेस करना है कि जो आपका ग्राउंड पर पॉइंट है वो एग्जैक्टली टेबल पर जाके ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो यूज करेंगे वो लेवलिंग के लिए, जब आपका टेबल लेवल हो जाता है उसके बाद सेंटरिंग करना है, यानी कि जिस पॉइंट पर आप जिस पॉइंट से काम करना शुरू करेंगे, जो आपका स्टेशन होगा, उस पॉइंट को ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करना, या फिर ग्राउंड वाले पॉइंट को टेबल पर ट्रांसफ़र करना। दोनों का काम करता है कौन, यू फॉर्क। तो यू फॉर्क के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सेंटरिंग का काम करते हैं। यू फॉर्क विथ प्लम बॉब, यू फॉर्क के साथ में यू फॉर्क। देखिए द ऑपरेशन इज नोन एज सेंटरिंग, इस ऑपरेशन को सेंटरिंग कहते हैं प्लेन टेबल का, और इट इज़ डन बाय यू फॉर्क एंड प्लम बॉब। और इस कार्य को हम लोग यू फॉर्क और प्लम बॉब के सहायता से एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर लेवलिंग इन द प्लेन टेबल ऑर्डिनरी स्पिरिट लेवल में भी यूज, लेवलिंग के लिए हम लोग ऑर्डिनरी स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करते हैं। द टेबल इज लेवल्ड बाय प्लेसिंग द लेवल ऑन द बोर्ड इन 2 पोजिशन एट राइट एंगल एंड गेटिंग बबल सेंटर इन बोथ डायरेक्शन। जैसा कि मैंने कहा था कि जो स्पिरिट लेवल है एक बार उसको इस डायरेक्शन में रखिए, एक बार जस्ट इसके परपेंडिकुलर रख दीजिए। दोनों ही केस में बबल को कहाँ होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। यही बात को यहाँ पर शब्दों में लिखे हुए हैं। देखिए सेंटरिंग के लिए यहाँ पर ये प्लम बॉब के साथ में यू फॉर्क है, ये यू फॉर्क है, यहाँ पर इसका प्लम बॉब है, ये रहा यू फॉर्क का आपका डायग्राम। यहाँ पर जो होल देख रहे हैं इसमें प्लम बॉब लगा होता है, ठीक है। ये प्लम बॉब यहाँ पर आके अटैच होता है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ, ओरिएंटेशन का मतलब है जब सेंटरिंग हो गया, लेवलिंग हो गया, लेवलिंग के बाद सेंटरिंग, उसके बाद हम लोग जो सामने हमारे ऑब्जेक्ट हैं उसको बाइसेक्ट करना ओरिएंटेशन कहलाता है। मतलब हालांकि ओरिएंटेशन ये नहीं है बाइसेक्ट करने को कहेंगे, ओरिएंटेशन का मतलब हो कि टेबल को इस तरह से फिक्स करें कि सारे लोकेशन पर, जैसे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाते हैं तो सारे वही पॉइंट्स
को ध्यान में रखते हुए पिछले स्टेशन को फॉलो करे आगे वाला स्टेशन, वो ओरिएंटेशन कहलाता है। यह एक प्रोसेस होता है जिसमें टेबल को हम लोग उसके ओरिजिनल डायरेक्शन में सेट करते हैं। द प्रोसेस बाई विच द पोजिशन ऑक्यूपाइड बाई बोर्ड पोजिशन जो ऑक्यूपाइड करता है एट वेरियस सर्वे स्टेशन आर केप्ट पैरेलल। मैंने कहा था कि प्लेन टेबल का जो प्रिंसिपल होता है वो पैरेललिज्म होता है। तो जितने भी स्टेशन पर आप प्लेन टेबल को सेट करेंगे वो सभी एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। सभी सर्वे स्टेशन केप्ट पैरेलल होने चाहिए और इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या है, ओरिएंटेशन है, ठीक है। ओरिएंटेशन उसको कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द बोर्ड द्वारा जो पोजीशन ऑक्यूपाई किया जाता है एट वेरियस सर्वे स्टेशन जितना सर्वे स्टेशन बना हुआ है 4-5, वो सभी क्या हो, एक दूसरे से आपस में पैरेलल हो। कौन सा पैरेलल होता है, जो बोर्ड होंगे, ठीक है, उसको कहेंगे ओरिएंटेशन। दस व्हेन ए टेबल इज प्रॉपरली ओरिएंटेड, जब टेबल प्रॉपरली ओरिएंट हो जाता है, द लाइन ऑन बोर्ड्स आर पैरेलल टू लाइन्स ऑन ग्राउंड। वो लाइन जैसे बोर्ड पर जो लाइन है, जैसे ये लाइन बोर्ड पर अगर ये लाइन है तो ग्राउंड पर भी ये जो लाइन होगा ये एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको करते हैं दो मेथड से। पहला मैग्नेटिक नीडल से जो कि आपका ट्रफ कंपास में होता है, और दूसरा होता है बैक साइटिंग से। देखिए दोनों का मतलब क्या हुआ। मैग्नेटिक नीडल के हेल्प से हम लोग करते क्या हैं कि मैग्नेटिक नीडल को इन दिस मेथड द मैग्नेटिक नॉर्थ इज ड्रॉन ऑन पेपर एट ए पार्टिकुलर स्टेशन। किसी पार्टिकुलर स्टेशन पे हम लोग मैग्नेटिक नीडल से ट्रफ कंपास के हेल्प से नॉर्थ वहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। एट नेक्स्ट स्टेशन द ट्रफ कंपास इज प्लेस्ड अलॉन्ग लाइन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड टेबल इज टर्न्ड इन सच ए वे डैट द एंड्स ऑफ मैग्नेटिक नीडल आर अपोजिट टू जीरो। मतलब जब टेबल को एक स्टेशन पर हमने रखा मैग्नेटिक नॉर्थ, तो वहाँ मेंशन कर लिया, दूसरे स्टेशन पर ले जाते हैं टेबल को, फिर से मैग्नेटिक नॉर्थ वहाँ मिलाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ जो है जीरो के अपोजिट में है, ठीक है। तो वहाँ से इस तरह से करके हम वहाँ से भी ओरिएंट कर सकते हैं। द बोर्ड इज देन फिक्स इन पोजिशन बाई क्लैम्प्स। उसी पोजिशन में बोर्ड को फिक्स करते हैं, उसके बाद उसको क्लैम्प कर देते हैं। दिस मेथड इज इनएक्यूरेट इन द लाइन इन द सेंस दैट द रिजल्ट आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द लोकल एक्ट्रैक्शन। यह मेथड जो होता है इनएक्यूरेट हो सकता है लोकल एक्ट्रैक्शन के वजह से। क्यों? क्योंकि वहाँ उसमें मैग्नेटिक निडल है और आसपास अगर कोई आयरन ओर होगा, कोई व्हीकल्स खड़ी होगी आसपास में, तो उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा ही, 100% है, डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसके वजह से यह इनएक्यूरेट होता है। इनएक्यूरेट होता है इसका मतलब ये नहीं कि इससे हम लोग नहीं कर सकते, इससे भी ओरिएंटेशन करते हैं, लेकिन ये मेथड इनएक्यूरेट थोड़ा सा हो जाता है, इसलिए हम लोग बैक साइटिंग वाला मेथड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बैक साइटिंग में क्या करते हैं, देखिए ओरिएंटेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये एलिडेड और ये जो हमारे पास में ट्रफ कंपास होता है उसके हेल्प से ओरिएंटेशन करते हैं। बैक साइटिंग में क्या करेंगे कि एक स्टेशन पर पहले स्टेशन ए पर जाएंगे और स्टेशन को आगे वाले स्टेशन को वहाँ से बाइसेक्ट करेंगे, फिर टेबल को उठा के दूसरे वाले स्टेशन पे ले जाएंगे, बी पे ले जाएंगे। पहले ए पर गए, बी को बाइसेक्ट किए, फिर बी पर गए और ए को बाइसेक्ट किए। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। यानी कि पहले ए पॉइंट पर हम थे और यहाँ से बी को देखें, फिर वापस हम कहाँ मुड़ के गए, बी पर, और फिर यहाँ से ए को देखें। तो यहाँ इस तरह से करने से एक दूसरे का ओरिएंट हो जाता है। तो ये टेबल का ये जो लाइन है, जो शीट पर लाइन है, वो ग्राउंड पर लाइन के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका हम लोग बैक साइटिंग से इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये ओरिएंटेशन जो है, ये हमारा क्या है, आई वेन, और ये है ऑब्जेक्ट वेन। यहाँ से हम इसको देखते हैं और यहाँ जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, कोई रेंजिंग रॉड होगा, वो रेंजिंग रॉड को यहाँ से इसके हेल्प से हम लोग, इसमें लगा रहता है हॉर्स एयर। ये हॉर्स एयर जो जब ये सामने वाले रेंजिंग रॉड को कंप्लीटली ये ओवरलैप कर लेता है, ढक लेता है, तब हम कहेंगे क्या है कि ये ओरिएंट हो चुका है। फिर इसको हम टेबल को ले जाएंगे अगले स्टेशन पे और वहाँ से भी यही प्रोसीजर को रिपीट करेंगे, तब हम कहेंगे प्लेन टेबल क्या है कि ओरिएंट हो चुका है, ठीक है। और ये प्रोसीजर बार बार करना पड़ता है। जब जब हम स्टेशन चेंज करेंगे तब तब हमें सेंटरिंग, लेवलिंग और ओरिएंटेशन हमें करना ही पड़ेगा। पहले लेवलिंग होगा, फिर सेंटरिंग होगा, फिर ओरिएंटेशन होगा। जब भी स्टेशन चेंज करेंगे तब भी होगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस पूरे प्लेन टेबल में पूछा जाता है कि कौन कौन से मेथड हैं प्लेन टेबल मेथड को सॉल्व करने का, जिसके हेल्प से हम लोग प्लॉटिंग करते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ में। अब तक हमने सीखा प्रिंसिपल,
और प्लेन टेबल क्या होता है, उसमें यूज होने वाले एक्सेसरीज के बारे में, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी, इन सभी पॉइंट पर डिस्कस किए। अब डिस्कस करेंगे वो कौन से मेथड हैं जिससे हम लोग वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं। तो होता है सबसे पहले रेडिएशन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा ट्रैवर्सिंग और चौथा मेथड ऑफ रिसेक्शन। इसमें सबसे आसान है रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन भी इजी है, ट्रैवर्सिंग भी ज़्यादा टफ नहीं है, और रिसेक्शन का मतलब होता है कि नोन पॉइंट के हेल्प से अननोन पॉइंट को फाइंड करना। एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। रेडिएशन का मतलब क्या हुआ। रेडिएशन मेथड में, इन द रेडिएशन मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और पॉइंट टू बी लोकेटेड आर ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग रेडियल लाइन्स along fluidically edge of elided after getting the objects or points bisected along the line of sight of the elided। मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। सपोज स्टेशन ए, बी, सी और डी, 4 स्टेशन हैं, ठीक है। ये 4 आपको स्टेशन है और ये आपके पास में एक प्लेन टेबल है जिसका ये शीट है। प्लेन टेबल पर आपका ये शीट है जो हमने अभी इसको ये मार्क किया, ये शीट है। प्लेन टेबल यहाँ पी पॉइंट पर है, सेंटर पे पी पॉइंट पर है। सबसे पहले इसका हम लोग लेबलिंग किए, उसके बाद सेंटरिंग किए, उसके बाद हमने स्टेशन ए को बाइसेक्ट किया। स्टेशन ए को बाइसेक्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है कि टेबल से तो दूर ही होगा, टेबल के नज़दीक तो होगा नहीं, तो टेबल से दूर होगा। तो यहाँ से हम इसको देख तो सकते हैं और देख करके इस लाइन में एक इसी डायरेक्शन में लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। तो आगे तक ये ड्रॉ किए हैं, शीट के बाहर तो ड्रॉ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये लाइन को एक्सटेंड करके दिखाया गया है, शीट के बाहर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि शीट ही नहीं तो ड्रॉ करेंगे कहाँ। तो शीट पर जितना होगा उसको हमने ड्रॉ कर लिया। सपोज ये लाइन जो है शीट का है, हमने इसको ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से यह काम हम बी डायरेक्शन में भी करेंगे और यहाँ से वैल्यू को यहाँ भी हम ड्रॉ कर लिया, सी में भी करेंगे और डी में भी करेंगे। अब उसके बाद जो ये पोजीशन है, ए था तो इसको स्मॉल ए नाम दिए, ये बी स्टेशन था तो इसको स्मॉल बी नाम दिए, यहाँ सी स्टेशन था तो स्मॉल सी, यहाँ डी था तो स्मॉल डी। उसके बाद इस सभी लाइन को क्या किया, आपस में मिला दिया गया। तब ये एक वही डायग्राम आपको प्लेन टेबल पे बन जाएगा जो लाइंस इन सभी के बीच में बना होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। करना क्या है, सबसे पहले कि प्लेन टेबल को सेंटर में शिफ्ट करना है और यहाँ से जो स्टेशन है उसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के बाद इन सभी लाइंस को आपस में मिला देना है, तो आपको वही डायग्राम बन जाता है जो कि यहाँ पर आपको टेबल के बाहर यानी फील्ड में जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ था वही डायग्राम आपको यहाँ पर एग्जैक्ट वही डायग्राम बन के आता है। और बात करते हैं इसके बीच का दूरी क्या होगा, तो कोई एक स्टेशन का दूरी मेजर करेंगे जो इसके पहुंच में है और उसके बाद कोई एक स्केल बनाते हैं, उसी स्केल से सबको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वही स्केल में सबको रखते हैं और वही हमारा डिस्टेंस वहाँ से मेजर हो जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लैब वाला वीडियो है प्लेन टेबल का, उसमें हमने रेडिएशन मेथड को डिटेल्स में समझाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज़रूर देख लें, आपको ये मेथड ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। वही सब यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एक स्टेशन पी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए स्टेशन पी को सेलेक्ट करना है ग्राउंड पे, जहाँ ABCD 4 स्टेशन है वहाँ से विजिबल होते हैं। प्लेन टेबल को पी पर उसको सेट करना है, पी के ऊपर में, और उसके बाद से फिक्स करने के बाद हम लोग सभी स्टेशन को बारी बारी से बाइसेक्ट करते हैं। नॉर्थ लाइन मार्क करने के बाद जब एलिडेट टच करेगा स्मॉल पी को, रेंजिंग रोड ABCD पर आएगा और रेज को वहाँ पर से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद PA, PB, PC, PD सभी लाइन को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो यही सब चीज़ को प्रोसीजर को यहाँ पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड में क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे इस मेथड को भी। जैसे यहाँ पर पी स्टेशन है, ठीक है। ये पी स्टेशन को हमें प्लेन टेबल पे लोकेट करना है और ये बीच में रिवर है। मतलब इंटरसेक्शन मेथड वहाँ पर यूज होगा जहाँ पर इनएसेसिबल एरिया है, जहाँ पर हम पहुँच नहीं पाते हैं, पहुँच नहीं पा रहे हैं और वहाँ का हमें सारा डिटेल्स आपको कैलकुलेट करना है, उसके बारे में जानकारी देना है। तो बीच में कोई नदी है मान लिए और नदी के इस पार कोई पी स्टेशन है जिसका हमें लोकेट करना है प्लेन टेबल पे। तो कोई 2 सूटेबल पॉइंट नदी के जिस साइड में आप हो, इस साइड में हम लोग हैं, तो यहाँ पर 2 सूटेबल पॉइंट A और B, 2 सूटेबल पॉइंट को सेलेक्ट किए। सबसे पहले प्लेन टेबल को पॉइंट A पर हमने स्टेबल किया और इसका जो पॉइंट है स्मॉल a प्लेन टेबल पे यहाँ पर शिफ्ट किया विद द हेल्प ऑफ U फॉर्क एंड प्लम बॉब। अब जब शिफ्ट किए तो यहाँ से क्या देखें,
ए से पहले बी को बाइसेक्ट किए, यहाँ जो बी स्टेशन था, बी यहाँ पर रेंजिंग रोड होगा, ठीक है। यहाँ से बी को बाइसेक्ट किए और इस डायरेक्शन में कुछ लाइन हमने ड्रॉ किया और इस लाइन को हम ए से बी तो दूरी नाप सकते हैं ना, ए से बी तक दूरी तो मेजर कर सकते हैं और इस जितना दूरी आएगा इसको स्मॉल स्केल में कन्वर्ट करके इतना दूरी हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब ए से हम पी को देखेंगे, ए से पी को देखेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के बाद ए से पी को बाइसेक्ट करने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब कितना है लाइन हमें पता नहीं है, ठीक है, होगा कितना बाद में पता चलेगा। इस लाइन को आगे की तरफ में हम आगे की तरफ में उसको बढ़ा देंगे। अब ये सारा प्रोसीजर अब टेबल को उठा के लाएंगे कहाँ पे, स्टेशन बी पे। स्टेशन बी लाने के बाद फिर बी के ऊपर इसको हमने पॉइंट को ट्रांसफ़र किए। अब यहाँ से ए को देखें, यहाँ से जैसे ए से बी को देखे थे, अब बी से ए को देखेंगे और जितना लाइन यहाँ का होगा वही लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये ड्रॉ करने के बाद जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था वो तो यहाँ पे रहेगा ना, वो तो यहाँ पे रहेगा ही। अब यहाँ बी से, अब बी पॉइंट से फिर कहाँ देखेंगे, पी को देखेंगे। हमने पहले ए से पी को देखा था, फिर इस टेबल को हमने कहाँ लाए, बी स्टेशन पे। अब बी स्टेशन से भी किसको देखेंगे, पी को फिर से बाइसेक्ट करेंगे और देखिए ये जहाँ पर ही बाइसेक्ट करेगा ये लाइन, ये जहाँ पर ही बाइसेक्ट करेगा यही हमारा क्या होगा, यही हमारा इसका रीडिंग होगा। मतलब कहने का कि सबसे पहले हम ए पॉइंट पे प्लेन टेबल को ए पॉइंट पे सेट किए, ए से बी को बाइसेक्ट किए और ए से पी को बाइसेक्ट किए। अब इस टेबल को उठा करके हमने लाना है इस स्टेशन बी पे, इसको उठा के कहाँ लाए, स्टेशन बी पे। बी को यहाँ ट्रांसफ़र किए, बी से ए को हमने देखा और बैक रे मेथड से इसको ओरिएंट किया। ओरिएंट करने के बाद ये तो पहले से डायग्राम बना हुआ था। अब बी से हमने किसको देखना है, पी को देखना है। अब पी से देखें तो देखिए जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है ना, ये वही पॉइंट होगा, यानी कि यहाँ के जो स्केल आपने लिया होगा उसके हेल्प से इसका दूरी मेजर कर लिया जाएगा। अगर ये आपका 2.5 सेंटीमीटर का था, अगर 25 मीटर को 2.5 सेंटीमीटर लिखे होंगे, ये अगर 5 सेंटीमीटर था तो मतलब ये 50 मीटर का होगा, ठीक है। तो जहाँ पर ये दोनों लाइन आकर के आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वही वो पॉइंट होगा जिसके लिए हम लोग ये वैल्यू को देख रहे थे, स्टेशन को हम लोग बाइसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके बारे में सारा प्रोसीजर यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज ए और बी दो स्टेशन होगा, पी ऑब्जेक्ट होगा जहाँ पर वैल्यू को देखना होगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन रेज के हेल्प से ए और बी से हम लोग इंटरसेक्शन रेज वहाँ पर स्टेबल करेंगे। टेबल को सबसे पहले ए पर सेट करना है और उसके बाद से टेबल को बी पे सेट करना है और पी को वहाँ से बाइसेक्ट करना होता है। तो सारा प्रोसीजर इसमें अब वही लिखा हुआ है, आप एक बार इसको पढ़िए, यहाँ भी आपको इसके बारे में लिखा हुआ है जो प्रोसीजर के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। तीसरा जो मेथड है इंटरसेक्शन का, ये तीसरा मेथड है ट्रावर्सिंग का। ट्रावर्सिंग में क्या करते हैं, ट्रावर्सिंग में हम लोग को ट्रावर्स बनाना होता है, ये भी बहुत आसान मेथड है, ठीक है। दिस मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज यूज टू प्लॉट ए ट्रावर्स। हम लोग को ट्रावर्स प्लॉट करना पड़ता है इन केसेज स्टेशन हैव नॉट बीन प्रीवियसली प्लॉटेड बाय सम अदर मेथड। मतलब और किसी मेथड द्वारा उसको प्लॉट नहीं किया गया हो, उस केस में हमें ट्रावर्स ड्रॉ करना पड़ता है और ट्रावर्स ड्रॉ करने के लिए यह मेथड सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है। करते क्या है, इसको भी हम लोग डायग्राम से समझते हैं। सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ, करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले हम लोग स्टेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं कि 4 स्टेशन कहाँ कहाँ हैं और जिसका हमें ड्राइंग बनाना है। स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले 4 स्टेशन या 5 स्टेशन या 6 स्टेशन, जितना भी स्टेशन सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले जैसे मान लिए कि ABCD आपका 4 स्टेशन है, तो सबसे पहले किसी एक स्टेशन पे जैसे यहाँ पर जहाँ से आपको काम शुरू करना है, ए पॉइंट पर सबसे पहले आए। ये हमारा कैपिटल ए पॉइंट है, हाँ ये कैपिटल ए पॉइंट पर है। प्लेन टेबल को यहाँ पर हमने रखा, ये प्लेन टेबल का ड्राइंग शीट है। इस ए पॉइंट को हमने टेबल पे लाया विद द हेल्प ऑफ यू फॉर्क एंड प्लम बॉब। ए से हमने बी को बाइसेक्ट किया, ये जो बी है ए से बी को बाइसेक्ट किया और जितना भी डिस्टेंस है, इसके डिस्टेंस को तो मेजर कर सकते हैं, एक्स मीटर मान लिया और इसको हमने कन्वर्ट किया किस में, सूटेबल स्केल में, और यहाँ से यह लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब प्लेन टेबल को उठा कर ले गए कहाँ पे, स्टेशन बी पे। फिर से यहाँ पर हमें लेवलिंग, सेंटरिंग और ओरिएंटेशन करना होगा, ठीक है। तो वो सभी करने के बाद बी पॉइंट को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए। अब ए को फिर से देखेंगे और यहाँ पर हम लोग ओरिएंटेशन करेंगे बाय बैक रे मेथड से।
ओरिएंट करने के बाद अब हम क्या देखेंगे, सी को देखेंगे। यहाँ जो सी स्टेशन है, सी को यहाँ से बाइसेक्ट करेंगे और देखिए ए से बी तो बन चुका था यहाँ पे पहले स्टेप, और दूसरा स्टेप है बी से सी भी बन गया हमको। यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इतना डिस्टेंस का हम यहाँ पर स्केल के अनुसार इसको यहाँ से मेजर कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अब सी से उठाने के बाद इसको, सॉरी बी से उठाने के बाद अब कहाँ टेबल को रखें, सी पे रखें। अब सी पे रखें तो देखिए ये तो पहले से बन चुका था, अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। हमने बी से सी को देखा था, अब हम सी पर हैं तो सी से किसको देखेंगे, बी को देखेंगे, और या इसकी एक्यूरेसी को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये एक्यूरेट लाइन है कि नहीं है। अब सी से जब इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो लास्ट स्टेशन जो बचा है डी को भी बाइसेक्ट कर लेंगे। अब जब डी बाइसेक्ट हो गया तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब लास्ट स्टेशन पर हमको इसको रखना होगा डी पॉइंट पे, ठीक है। अब डी पॉइंट पे रखें तो देखो ये पहले से बन चुका था, ये पहले से बन चुका था, इसको हमने बाइसेक्ट किया था डी के लिए। अब डी से सी को बाइसेक्ट करके इसको भी एक्यूरेसी चेक कर लेंगे कि करेक्ट है कि नहीं, और फाइनली डी से ए को चेक करेंगे और यहाँ फिर एक्यूरेसी को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। इस तरह से फाइनल में हम देखते हैं कि फाइनल में एक हमें ये 4 भुजा वाला एक ट्रावर्स बन के मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा टीडियस ज़रूर होता है यह मेथड, लेकिन एक्यूरेट होता है, पूरा ट्रावर्स बन जाता है। 5 साइड हो, 6 साइड हो, 8 साइड हो, 10 साइड हो, मतलब नहीं है, सभी साइड का ट्रावर्स आपको प्लॉट हो जाता है, ठीक है। बारी बारी से सभी स्टेशन पे जाना पड़ता है, टाइम लगता है इसको करने में, क्योंकि टेबल एक जगह से उठा के दूसरे जगह सेट करने में थोड़ा बहुत टाइम उसमें एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो ए से पहले बी पर गए, फिर बी से ए को देखें और बी से सी को भी देखें, जहाँ तक बन गया था वो तो डायग्राम आपके पास रहेगा। सी से फिर डी को देखेंगे, ठीक है, डी पर पहुँचे तो डी से सी को फिर मिलाएंगे और डी से फिर ए को भी हम लोग देख के इसको फिर क्लियर कर लेते हैं। तो ये है इसका मेथड आपका ट्रावर्सिंग का, और यही सब चीज़ आपको यहाँ पर शब्दों में लिख करके दिया गया सारा इसका प्रोसीजर, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है ट्रावर्सिंग के बाद मेथड ऑफ रिसेक्शन का, ठीक है। रिसेक्शन मेथड जो होता है, रिसेक्शन मेथड का क्या काम होता है कि नोन पॉइंट के हेल्प से, जैसे प्लेन टेबल पर कोई नोन पॉइंट्स होगा, जैसे यहाँ पर कोई इस तरह से 2 नोन पॉइंट्स हैं, इस नोन पॉइंट के हेल्प से अननोन पॉइंट्स को फाइंड करना। कोई अननोन पॉइंट्स, जैसे पहले अगर किसी एरिया में अगर सड़क बनी हुई है, उसके बाद रेलवे लाइन बनानी है, ठीक है, पहले से किसी एरिया में सड़क बनी हुई है, वहाँ पर रेलवे लाइन बनानी है, तो पहले से जहाँ सड़क बनी हुई थी उसका तो मैप होगा डिपार्टमेंट में, तो वो मैप ले आएगा प्लेन टेबल के हेल्प से, प्लेन टेबल वाला सर्वेइंग करेगा, कहेगा कि तो पहले का तो मेरे पास में रोड मैप है ही, अब हमको यहाँ से रेलवे लाइन ले जाना है। तो 2 पॉइंट के हेल्प से अननोन पॉइंट को आइडेंटिफाई करना रिसेक्शन मेथड में होता है। और हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए 4 मेथड होते हैं, कंपास से, बैक साइटिंग से, 2 पॉइंट प्रॉब्लम से, 3 पॉइंट प्रॉब्लम से, ठीक है। इसके 4 मेथड हैं, चारों मेथड के हेल्प से हम लोग रिसेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, रिसेक्शन मेथड का हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें चारों मेथड का डिस्कस हम किए होंगे, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है और ज़्यादा हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। बात करते हैं इसके हम लोग एरर्स का, कौन कौन से इसमें एरर होते हैं और कौन कौन पॉइंट को हमें माइंड में रखना पड़ता है। ये इसके 2 लास्ट टॉपिक हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए रिसेक्शन मेथड को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो ले आऊँगा। कौन कौन से पॉइंट माइंड में रखते हैं जब प्लेन टेबल को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो ग्राउंड पॉइंट शैल बी मार्क्ड एज ABCDE एंड प्लान पॉइंट्स ऑन पेपर शैल बी मार्क्ड एज स्मॉल ABC, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करने में ईजी होता है कि जो कैपिटल A है वो ग्राउंड का पॉइंट है और स्मॉल a जो होगा वो आपका शीट का पॉइंट होगा। द रेज फ्रॉम सर्वे स्टेशन टू बी ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट सेल ड्रॉन बाई डैश्ड लाइन, जो भी आप रेज ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हुए वो डैश लाइन से यानी डॉटेड लाइन से उसको ड्रॉ करेंगे, डार्क लाइन से नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर जो चेंजेज करना होगा उसे इजीली हम इरेज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है द एलिडेट शुड बी प्रॉपरली पाइवोटेड वाइल सेटिंग द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, साइट कर रहे होते हैं, तो उस समय एलिडेट को प्रॉपरली पाइवोट करना होता है। अगला है द फर्स्ट सर्वे स्टेशन एंड स्केल ऑफ मैप shall be so chosen that entire area can plotted on the paper, मतलब स्टार्टिंग में आप वैसा स्केल का सिलेक्शन कीजिए कि पूरा सर्वे आपका एक पेपर में कंप्लीट हो जाए। ऐसा बड़ा स्केल नहीं सिलेक्ट कर लेना है कि वो शीट के बाहरी लाइन चली जाए।
ठीक है। पांचवा है वाइल एस्टैब्लिशिंग मैग्नेटिक नॉर्थ ऑन पेपर यूजिंग ट्रफ कंपास थिंग्स कॉजिंग लोकल एट्रैक्शन शैल बी केप्ट अवे ऑफ टेबल। जब मैग्नेटिक नॉर्थ का हम लोग इस्तेमाल जब मैग्नेटिक नॉर्थ को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं ट्रफ कंपास के हेल्प से, तो उस समय लोकल एट्रैक्शन आने की संभावना है, तो कोशिश करेंगे कि लोहे के सामान से टेबल को दूरी बना करके रखें। ठीक है। द टेबल शुड बी क्लैम्प्ड आफ्टर सेंटरिंग एंड लेवलिंग। सेंटरिंग और लेवलिंग होने के बाद टेबल को अच्छे से क्लैम्प कर लेना है। द टेबल शुड रोटेट एट द टाइम ऑफ ओरिएंशन। ओरिएंशन के समय टेबल को रोटेट होना चाहिए। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखनी है जब आप प्लेन टेबल सर्वे यूज कर रहे होते हैं। बात करते हैं इसमें एरर का, कौन कौन से एरर होते हैं। तीन तरह के एरर जनरेट होते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यानी कि जो सामान आप यूज करें उसमें खराबी होने की वजह से हो। दूसरा है एरर इन मैनिपुलेशन एंड साइटिंग। एरर आपका मैनिपुलेशन में और देखने में हो सकता है। और एरर इन प्लॉटिंग, जब एरर आप प्लॉट कर रहे हैं डायग्राम को, उस समय भी एरर हो सकता है। अब इसके अंदर में कौन कौन सा आता है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में देखिए क्या क्या आएगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर में द सरफेस ऑफ ड्राइंग बोर्ड इज़ नॉट प्लेन। अगर ड्राइंग बोर्ड का सरफेस प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, उसमें एरर हो सकता है। एलिडेट का एज जो है स्ट्रेट नहीं होगा, तब एरर हो सकता है। ऑब्जेक्ट वेन एंड साइड वेन आर नॉट परपेंडिकुलर टू द एलिडेट। ऑब्जेक्ट वेन और साइड वेन दोनों ही एलिडेट का परपेंडिकुलर नहीं होगा, तब भी वो भी किस में आएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर के कैटेगरी में आएगा। एलिडेट का एज जो है पैरेलल नहीं होगा लाइन ऑफ साइट का, वो भी इंस्ट्रूमेंटल एरर में होता है और उससे भी एरर जनरेट होता है। और क्लैंप जो है, क्लैंप अगर प्रॉपर फिक्स नहीं हो फिर भी वो हमारा एरर प्रोड्यूस करता है, उसको भी हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर के कैटेगरी में ही रखते हैं। ठीक है। बात करते हैं एरर इन मैनिपुलेटिंग एंड साइटिंग का। तो लेवलिंग करने में जो आपको एरर आएगा, तो वहाँ से डिफेक्टिव लेवलिंग होने की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होगा उसको मैनिपुलेटिंग और साइटिंग में रखेंगे। जो डिफेक्टिव साइटिंग से यानी कि जो देखने में अगर आपको एरर हुआ है उसके वजह से डिफेक्टिव ओरिएंशन, वो भी आता है इस कैटेगरी में। डिफेक्टिव सेंटरिंग एंड मोमेंट ऑफ बोर्ड बिटवीन साइड्स। साइड्स यानी कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस समय जो मूवमेंट होता है बोर्ड का, वो भी अगर डिफेक्टिव रहा हो, उससे भी एरर प्रोड्यूस होता है। एंड द लास्ट वन इज डिफेक्टिव एरर्स इन प्लॉटिंग डिफेक्टिव स्केल ऑफ मैप। जो आपने मैप के लिए स्केल सेलेक्ट किया है, अगर वो डिफेक्टिव निकला तो उससे भी आपका प्लॉटिंग में एरर आता है। एंड रॉन्ग इंटरसेक्टिंग द रेज ड्रॉन फ्रॉम टू डिफरेंट स्टेशन। दो डिफरेंट स्टेशन के बीच में अगर गलत लाइन को रेज, जो रेज हैं जहाँ नहीं होनी चाहिए, अगर वहाँ पर आप अनवांटेड रेज या फिर डायरेक्शन चेंज करके रेज अगर दिए हुए हैं, तब उसके वजह से भी एरर आता है। तो प्लॉटिंग में हो गया स्केल के वजह से और रेज के वजह से। बाकी एरर जो थे इंस्ट्रूमेंट के वजह से और आपका साइटिंग और मैनिपुलेटिंग के वजह से था। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमने इसमें सिर्फ रिसेक्शन मेथड को डिस्कस नहीं किया है, बाकी सभी पॉइंट को हमने कवर किया है। वो भी हम यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी। ठीक है। उसके लिए हम एक दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम रिसेक्शन मेथड का चारों मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आप आज कुछ नया सीखे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।